वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 5 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी सभी चैप्टर्स आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 का नाम है लम्हे। ये चैप्टर एक मुख्तसर अफसाना है और इस चैप्टर को लिखा है बलवंत सिंह ने। याद रहेगा कि लम्हे चैप्टर मुख्तसर अफसाना है और इसके मुसन्निफ हैं बलवंत सिंह। तो सबसे पहले हम मुख्तसर अफसाना से मुतालिक सवालों के जवाब जानेंगे कि मुख्तसर अफसाना किसे कहते हैं। सवाल नंबर 1, मुख्तसर अफसाना किस दौर की उर्दू नसरी सिन्फ है, यानी कि उर्दू लिटरेचर का किस दौर का एक ये प्रकार है मुख्तसर अफसाना। जदीद दौर का, हाल के दौर का, पुराने दौर का या मुस्तकबिल का। तो मुख्तसर अफसाना उर्दू लिटरेचर के जदीद दौर की सिन्फ है। सिन्फ कहते हैं प्रकार को, नस्र कहते हैं लिटरेचर यानी कि साहित्य को। अब सवाल नंबर 2 है, ऐसी नसरी सिन्फ यानी कि ऐसे उर्दू लिटरेचर का प्रकार जिसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू, किसी वाक़ये का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिमाग पर इसका गहरा असर पड़े, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अफसाना कहते हैं। समझ में आया कि उर्दू लिटरेचर का ऐसा प्रकार जिसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के किसी पहलू का वाक़या इस तरह से बयान किया जाए कि पढ़ने वाले के दिमाग पर उस वाक़ये का असर गहरा पड़े, तो उसको अफसाना कहते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल 3, अफसाने को अफसाना एक ही देश में लिखता है। अफसाने को अफसाना निगार एक ही देश में लिखता है, यानी कि बहर में, ज़बान में, नशस्त में या इरादे से। तो अफसाना निगार अफसाना एक ही नशस्त यानी कि एक ही पार्ट में लिखता है, इसके अलग अलग पार्ट नहीं होते हैं। अगला सवाल है, अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और देश का भी दखल होता है। जज्बे, लहजे, लफ्ज़ों या फिर हिकमत। तो अफसाना एक सीधी सादी कहानी नहीं होती है बल्कि इसमें लिखने वाले फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है कि वो कितने बुलंद तौर पर अफसाना लिख सकता है जिसे पढ़कर पढ़ने वालों का जिसका असर उनके दिमाग पर रहे, उन्हें वो याद रहे, इस तरह से लिखता है। अगला सवाल है, अफसाने में किसी मखसूस वाक़ये या सूरत हाल या किसी मखसूस नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब व तनसीब देश को मुतासिर करे। किसको मुतासिर करे? पढ़ने वाले को यानी कि कारी को मुतासिर करे। इस तरह से अफसाना लिखा जाना चाहिए, कहानी उसकी वाक़यातों का बयान वगैरह। अगला सवाल है, अफसाने माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ बयान की है उससे वाज़ा होता है कि अफसाना देश तहरीर है, जदीद, बयानिया, मुख्तसर या लंबी। तो अफसाना निगारों ने, माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ बयान करी है उससे पढ़कर साफ साफ पता चलता है कि अफसाना बयान करने वाली चीज़ है, बयानिया चीज़ है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नकूश या देश को नुमाया किया जाता है, मकसद को, ज़बान को, ज़हनी कशमकश को या फिर अंदाज को। तो अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नकूश या मकसद को नुमाया किया जाता है। अगला सवाल है, हर अफसाने के लिए देश, किरदार और मकालमा लाजमी अज्जा की हैसियत रखते हैं। प्लाट, मौसीकी, कारी या अफसाना निगार। तो हर अफसाने के लिए कारी यानी कि पढ़ने वाले इसकी ख़ास अहमियत रखते हैं। उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कौन सी सदी से हुआ था? तो उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी से हुआ था, याद रखना। अगला सवाल है, उर्दू नस्र में सबसे पहले किसके अफसाने सामने आए? सर सैयद और मुंशी प्रेमचंद के, प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के, मौलाना आज़ाद और फिराक के, सादत हसन मिंटो के। तो उर्दू नस्र में, उर्दू लिटरेचर में सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफसाने सामने आए हैं। सज्जाद हैदर यलदरम कौन है? क़ुरातुल ऐन हैदर के फादर हैं।
तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ? 1932, 1933, 1936 या 1937? तो तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ 1936 में हुआ था। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से चंद बरस पहले किस नाम से बाग़ियाना कहानियों का मजमूआ शाया होने लगा था? जुल्म, तरक्की, आज़ादी या अंगारे? तो तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ से चंद बरस पहले अंगारे नाम से बाग़ियाना कहानियों का मजमूआ शाया होने लगा था। अगला सवाल है, बाग़ियाना कहानियों का चलन होने से पहले किसने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचाया था? प्रेमचंद ने, सज्जाद हैदर यल्दरम ने, मौलाना आज़ाद ने या शिबली ने? तो बाग़ियाना कहानियों के चलन होने से पहले प्रेमचंद ने अफसाना निगारी को उरूज पर पहुंचाया था। प्रेमचंद ने अपने अफसानों में हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ साथ देश की भी तर्जुमानी की थी। दही यानी मशरिकी यूपी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की थी। लोगों की कौमी और तहरीकी जज्बे की तर्जुमानी की थी। अवाम में पसंद की जाने वाली बातों की तर्जुमानी की थी। जहेज़ और कन्यादान की तर्जुमानी की थी। तो प्रेमचंद ने अपने अफसानों में हकीकत निगारी, नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ साथ दही यानी कि मशरिकी यूपी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की थी। अगला सवाल है, आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कौन नुमाया हैसियत रखता है? सादत हसन मंटो, कन्हैया लाल कपूर, कुरातुल ऐन हैदर या फिर शिबली? तो आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में कुरातुल ऐन हैदर नुमाया हैसियत रखती हैं। उर्दू नस्ल में अलामती अफसानों का आगाज़ कब से हुआ था? अलामती अफसानों का आगाज़ 1970, 1950, 1960 या 1940? तो उर्दू नस्र में अलामती अफसानों का आगाज़ 1960 से हुआ था। अलामती अफसानों के कोई दो अफसाना निगारों के नाम बताने हैं। तो इंतज़ार हुसैन और सुरेंद्र प्रकाश अलामती अफसाना निगारों के नाम हैं। क्या क्या? इंतज़ार हुसैन और सुरेंद्र प्रकाश। अगला सवाल है, अफसाना निगारी में हकीकत निगारी को बढ़ावा देने वाले अफसाना निगारों के नाम क्या हैं? इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद और बलराज? हयातुल्लाह अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास। तो अफसाना निगारी में हकीकत निगारी को बढ़ाने वाले अफसाना निगारों के नाम हैं, यानी कि अफसाना निगारी में हकीकत निगारी को बढ़ावा देने में जिनका अहम रोल है वो हैं हयातुल्लाह अंसारी और ख्वाजा अहमद अब्बास। बलवंत सिंह की पैदाइश कब हुई थी? 1921, 1920, 1922 या फिर 1924? तो बलवंत सिंह की पैदाइश 1920 में हुई थी। अगला सवाल है, बलवंत सिंह का इंतकाल कब हुआ? 1987, 1986, 1985 या 1984? तो बलवंत सिंह का इंतकाल 1986 को हुआ। बलवंत सिंह कहाँ पैदा हुए? गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरांवाला या इंदौर? तो बलवंत सिंह गुजरांवाला में पैदा हुए। बलवंत सिंह ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? घर, मदरसे, घर और स्कूल, गांव के स्कूल से। तो बलवंत सिंह ने इब्तिदाई तालीम गांव के स्कूल से हासिल की थी। अगला सवाल है, बलवंत सिंह ने किस स्कूल से इंटर किया था? क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद, देहरादून कॉलेज, दिल्ली कॉलेज या श्री राम कॉलेज? तो बलवंत सिंह ने इंटर क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से किया था। बलवंत सिंह ने किस यूनिवर्सिटी से बीए किया था? मेरठ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो बलवंत सिंह ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया था। अगला सवाल है, बलवंत सिंह माश की तलाश में कहाँ गए, यानी कि नौकरी की तलाश में? लाहौर और कराची, पंजाब और मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली? तो बलवंत सिंह माश की तलाश में लाहौर और कराची गए। बलवंत सिंह ने दिल्ली में किस रिसाले के नाइब मुदीर की खिदमतें अंजाम दी? आजकल, एकता, आंखों देखी या फिर जलसा? तो बलवंत सिंह ने दिल्ली में रिसाले आजकल के नाइब मुदीर की खिदमतें अंजाम दी थीं।
अगला सवाल है बलवंत सिंह का इंतकाल कहाँ हुआ? तो बलवंत सिंह का इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। बलवंत सिंह ने उर्दू का कौन सा रिसाला जारी किया था? कौम, आवाज़, सूझबूझ या फसाना? तो बलवंत सिंह ने उर्दू का फसाना नाम से रिसाला जारी किया था। अगला सवाल है बलवंत सिंह ने हिंदी में कौन सा रिसाला जारी किया? हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, अरबी साहित्य, पंजाबी साहित्य? तो बलवंत सिंह ने हिंदी में उर्दू साहित्य के नाम से रिसाला जारी किया। अगला सवाल है बलवंत सिंह के नावल जो पहले उर्दू में शाया हुए वो कौन से हैं? रात, चोर और चाँद, चक पीरा का जस्ता, रात, कमन, संगे आज़म, रात चांदनी, पूस की रात और तबाही? तो बलवंत सिंह के नॉवेल जो पहले उर्दू में शाया हुए हैं उनका नाम है रात, चोर और चाँद और चक पेरा का जस्ता। अगला सवाल है बलवंत सिंह के नागरी रस्म लिहाज में शाया होने वाले नॉवेलों और अफसानी मजमूओं की तादाद कितनी है? 10, 50, 20 या फिर 23? तो बलवंत सिंह के नागरी रस्म लिहाज में शाया होने वाले यानी कि हिंदी में शाया होने वाले अफसानवी मजमूओं की तादाद है 23। बलवंत सिंह का पहला अफसानवी मजमूआ कब शाया हुआ था? 1936, 1937, 1934, 1935? तो बलवंत सिंह का पहला अफसानवी मजमूआ 1937 में शाया हुआ। बलवंत सिंह का पहला अफसाना दिल्ली के किस रिसाले में शाया हुआ? साकी, बानी, आसमानी, आज़ाद? तो बलवंत सिंह का पहला अफसाना दिल्ली के रिसाले साकी में शाया हुआ। अगला सवाल है बलवंत सिंह के 3 अफसानवी मजमूओं के नाम बताने हैं। तारापुर, हिंदुस्तान हमारा और पहला पत्थर। याद रहेगा, तारापुर, हिंदुस्तान हमारा और पहला पत्थर। बलवंत सिंह के इब्तिदाई अफसानों में कहाँ की दही ज़िंदगी के जीते जागते असरात मिलते हैं? यूपी, पंजाब, लाहौर या फिर दिल्ली? तो बलवंत सिंह के इब्तिदाई अफसानों में पंजाब की दही ज़िंदगी के जीते जाते असरात पढ़ने को मिलते हैं। अगला सवाल है लम्हे सबक के मुसन्निफ़ कौन है? तो कौन है? बलवंत सिंह है। महमल से क्या मुराद है? महमल का मतलब है बेमायने। महज़ब का मतलब क्या होता है? महज़ब का मतलब होता है तहज़ीब याफ्ता। वर्ड मीनिंग्स भी पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है तामुल से क्या मुराद है? तालमेल, मेलजोल, पुरकशिश या फिर देर? तो तामुल से मुराद है देर से। दरख्शा से क्या मुराद है? दरख्शा का मतलब है चमकदार। खदोखाल से क्या मुराद है? खदोखाल का मतलब है नाक नक्शा। अगला सवाल है बलवंत सिंह के अफसाने लम्हे का हीरो कौन है? सुखवीर, रविकांत, उमाकांत या दलेर सिंह? तो बलवंत सिंह के अफसाने लम्हे का हीरो है उमाकांत। बलवंत सिंह ने उमाकांत को कैसा शख्स बताया है? मेहनती और ताकतवर, लाउबाली और नौजवान, ज़्यादा बोलने वाला, आलसी और नौजवान? तो बलवंत सिंह ने उमाकांत को लाउबाली और नौजवान शख्स बताया है। बलवंत सिंह ने उमाकांत का क्या माशी पहलू बयान किया है? नौकरी नहीं करता है, अच्छे ओहदे पर फाइज था, नौकरी की तलाश में था, कोई भी नौकरी अच्छी तरह नहीं करता है। तो बलवंत सिंह ने उमाकांत का माशी यानी कि नौकरी से रिलेटेड पहलू ये बताया था कि वो नौकरी की तलाश में था यानी कि बेरोज़गार था। अगला सवाल है उमाकांत की शादी ना होने की वजह से उसके जहन पर क्या मुसल्लत था? रोमानियत, गुस्सा, शरारत या फिर झिझक? तो उमाकांत की शादी ना होने की वजह से उसके जहन में रोमानियत मुसल्लत थी। उमाकांत किस दिन तैयार होकर बस स्टैंड पहुंचा था? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या बुधवार? तो सोमवार वाले दिन तैयार होकर बस स्टैंड पर पहुंचा था उमाकांत। अगला सवाल है उमाकांत किस मौसम का जिक्र करता है? सर्दी, गर्मी, बरसात या पतझड़ का? तो उमाकांत सर्दी के मौसम का जिक्र करता है। बस में बैठकर उमाकांत ने पहले किस चीज़ का जायज़ा लिया? सीट का, टिकट का, लड़कियों और औरतों का या फिर भीड़ का? तो बस में बैठते ही उमाकांत ने सबसे पहले लड़कियों और औरतों का जायज़ा लिया।
बस में पहले उमाकांत को क्या चीज़ पसंद की ना दिखी, कोई हसीन औरत या लड़की, सीट, अच्छा मुसाफिर या फिर जगह। तो बस में उमाकांत को पहले कोई भी हसीन औरत या लड़की ना दिखी। एक औरत उसके जानिब पीठ मोड़े बैठी थी और साथ में 2 बच्चे बैठे। वो औरत उमाकांत को कैसी लगी थी? तो वो बहुत खूबसूरत लगी थी उमाकांत को। अगला सवाल है, उमाकांत का सफ़र कितना लंबा था? 1 घंटे लंबा, 20 से 25 मिनट लंबा, 30 से 35 मिनट लंबा या 15 से 20 मिनट लंबा? तो उमाकांत का सफ़र 20 से 25 मिनट लंबा था। बस में बैठकर उमाकांत किससे बातचीत शुरू करने के मंसूबे बना रहा था? खूबसूरत चेहरे वाली औरत से, एक अजनबी लड़की से, 2 बच्चों से या एक बूढ़ी औरत से? तो बस में बैठकर उमाकांत खूबसूरत चेहरे वाली औरत से बातचीत शुरू करने के मंसूबे बना रहा था। अगला सवाल है, उमाकांत ने औरत के शाने से लगे बच्चे के कान के पीछे क्या देखा था? तो दांत देखा था। बस चलने पर टिकट लेते वक्त उमाकांत को कौन नज़र आया? पुराना दोस्त, पड़ोसी, खूबसूरत चेहरे वाली औरत या फिर 2 बच्चे? तो बस चलने पर टिकट लेते वक्त उमाकांत को खूबसूरत चेहरे वाली औरत नज़र आई। अगला सवाल है, उमाकांत ने खूबसूरत चेहरे वाली औरत से बातचीत शुरू करने के लिए क्या बहाना किया? बच्चे की दांत की तरफ इशारा करते हुए दांत के बारे में पूछा, औरत से सामान उठाकर रखने को कहा, औरत को टिकट खरीद कर दिया, औरत से पूछा कि आप कहाँ जा रही हो? तो उमाकांत ने खूबसूरत चेहरे वाली औरत से बातचीत शुरू करने के लिए बच्चे के दांत की तरफ इशारा करते हुए दांत के बारे में पूछा। उमाकांत ने दांत के इलाज के बारे में औरत को क्या बताया? हकीम का पता, डॉक्टर का पता, घरेलू इलाज या होम्योपैथी डॉक्टर का पता? तो उमाकांत ने दांत के इलाज के बारे में औरत को होम्योपैथी डॉक्टर का पता बताया। अगला सवाल है, बस में उमाकांत जिस औरत से बात कर रहा था उसका मज़हब क्या था? तो वो औरत मुसलमान थी। उमाकांत के साथ जो औरत सफ़र कर रही थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्ताना। औरत अपने बारे में उमाकांत को क्या बताती है? तकसीम मुल्क के फसाद के वक्त वो दिल्ली में थे। तकसीम मुल्क के फसाद में उसकी माँ मर गई थी। तकसीम मुल्क के फसाद में वो पाकिस्तान जाते जाते रह गए। तो औरत ने अपने बारे में उमाकांत को बताया कि तकसीम मुल्क के फसाद के वक्त वो दिल्ली में थी। अगला सवाल है, उमाकांत की औरत पर मदद करने को कहने पर औरत ने क्या जवाब दिया? मना कर दिया था। हसीन औरत में उमाकांत ने क्या ऐब देखा था? वो लंगड़ा कर चल रही थी। सुल्ताना ने बस से उतरने के बाद उमाकांत को क्या बताया? सुल्ताना ने बताया कि ना उसे उसके शौहर लेने आए हैं और ना ही नौकर को लेने के लिए भेजा है। अगला सवाल, उमाकांत ने सुल्ताना से उसकी टांग के बारे में सवाल किया तो सुल्ताना ने क्या बताया? कि वो बचपन में गिर गई थी, एक शूरवीर ने लाठी मारी थी, वो बस से गिर गई थी, उसे पैदाइशी लंग है ये। तो सुल्ताना ने बताया था कि एक शूरवीर ने उसे लाठी मारी थी जिसकी वजह से उसकी टांग में चोट लग गई थी। सुल्ताना को बस स्टैंड पर कौन लेने आया था? तो नौकर लेने आया था। उमाकांत का बस का माहौल कैसा नज़र आया था? तो उमाकांत को बस का माहौल सुकून वाला नज़र आया था।